नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। रिमझिम क्लास 5 कंप्लीट करा चुके हैं हम आपको। इससे पहले जो हमने इसका पार्ट देखा था, नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 4, जिसके लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम जो है हम आपको यहाँ पर कराएंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं तो देखिए यहाँ पर मन के भोले बादल, भोले भाले बादल, जैसा सवाल वैसा जवाब, किरमिच की गेंद, कोई लाख के मुझे दे, उसके अंदर आपको देखने को मिला है पापा जब बच्चे थे, उसके अंदर उलझन और एक साथ तीन मुख सुख, दोस्त की पोशाक जिसमें नसरुद्दीन का निशाना के करके आपको बताया गया है, नाव बनाओ, दान का हिसाब है, कौन है, स्वतंत्रता की ओर है, थप रोटी थप दाल है, पड़क्कू की सूझ है, सुनीता की पहिया कुर्सी है, हुदहुद है, मुफ्त ही मुफ्त है, बजाओ खुद का बनाया बाजा, और उसी के अंतर्गत आंधी भी है मुफ्त ही मुफ्त में। इतने टोटल 14 मेन चैप्टर है, उसके अंदर भी कुछ सब चैप्टर, कुछ कविताएं हैं, ऐसे करके हैं। चलिए मन के भोले भाले बादल से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी कविताएं विधा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मन के भोले भाले बादल एक कविता है। कविता इसमें बताया गया है कि कैसे झब्बर झब्बर वाले गुब्बारों से गालों वाले बादल होते हैं, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है ना। ऊँटों से कुबड़ वाले होते हैं, जोकर से तून तोन फुलाए वाले होते हैं, हाथी से सूंड उठाए वाले होते हैं, शेरों से मतवाले वाले होते हैं। इनकी आकृति आप देख रहे हैं ना, ऐसे अलग अलग हर प्रकार की आकृति ले लेते हैं। कुछ तो देखने में तूफानी लगते हैं, कुछ शैतानी लगते हैं, और इसी प्रकार वो बरसते हैं। गुब्बारे से गालों वाले और झूम झूम कर बरसते हैं। एक ही पेज 2 बार है। आगे कि फिर रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी जिद्दी बन जाते हैं, कभी भोले भाले लगते हैं। कल्पनाथ सिंह, नाम में इनके कल्पना है, इन्होंने कल्पना इस तरीके से की है, तो इन्होंने इनकी ये कविता है। अगला चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था, आप सभी जानते हैं। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े जो हैं उनकी भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से हमेशा जला करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचा करते थे। चैप्टर का नाम ध्यान रखिएगा, जैसा सवाल वैसा जवाब। अकबर ने खास दरबारी ख्वाजा सरा, इसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर का एक खास दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा, तो इसको बुद्धि और विद्या पर बहुत ज्यादा अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझता था, लेकिन अपने ही मन मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी, और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, जलता था उससे, लेकिन निकलवाता कैसा। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करके कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उसको यह विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के जो है वो छूट जाएंगे, लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर वो नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह ने मान लेगा कि ख्वाजा सरा जो है उसके आगे बीरबल भी कुछ भी नहीं है। तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुका करके बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं, और ये अकबर के से बोल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को जो है वो नापें। अब उस नकली जो अकल बहादुर बनता है अपने आप को, उसकी कलई खुल जाएगी। ऐसा जो है वो ख्वाजा कह रहा है, किसको लेकर के, बीरबल को। अच्छा, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। तो ख्वाजा साहब ने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। ये आपको याद रखना है, संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। मतलब जहां वो खड़ा था ना, वहीं पर उसने छड़ी जमीन में गाड़ दी और कहा, ये जो है यही सेंटर पॉइंट है, और इसके चारों ओर अब पूरी दुनिया है। अब यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप करके हमें दिखा दें। ऐसा इसने कह दिया कि मेरी बात गलत है। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ को मंगवाया और कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर ख्वाजा साहब को कोई संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से कंपैरिजन कर ले। तीसरा सवाल क्या था, संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है, इसलिए
यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो भी उनको गिन करके ठीक-ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो ये तीसरा सवाल था। ख्वाजा भैया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। मतलब वो जब संतुष्ट नहीं हुआ गोलमोल जवाबों से तो बीरबल कहने लगा ऐसे सवाल जैसे पूछोगे वैसे जवाब होंगे। पहले मेरे जवाब तुम गलत साबित करके दिखाओ फिर बात करना। तो ये चैप्टर था आपका। इसी में ही जैसे कुछ मुहावरे यूज होते हैं ना, नाक भाव सिकोड़ना, कलई खुलना, भेद खुल जाना, ऐसे भी आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ। इससे पहले जो चैप्टर देखा जैसा सवाल वैसा जवाब। तीसरा चैप्टर है आपका किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के नीचे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम से उठकर बरामदे की तरफ गया, बगीचे की तरफ भागा। बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे अरे, तो बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ ने जो है इस तरीके से बच्चे को रोका। दिनेश की माँ मशीन चला रही थी और दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में भी चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, एकदम गर्मी वाला। धरती नवे तवे की तरह जो है एकदम तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने से चिंता बिल्कुल नहीं हो रही थी। वो जहां से आवाज आई थी उसी ओर भागता चला गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेली फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने क्या किया, भिंडियों के पौधों को उलटना सुलटना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था, वहां कुछ उसे मिला नहीं। तो उसने सारी सीताफल यानी कद्दू की बेल भी छान मारी, उसमें भी उसे कुछ नहीं मिला। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद जो है वो पड़ी हुई थी। किसकी गेंद थी? किरमिच की गेंद थी, क्योंकि हमारा मेन शीर्षक यही है। दिनेश ने हाथ बढ़ा करके गेंद उठा ली फटाक से। जैसे उसने उसे आज ही बाजार से खरीदा, एकदम नई गेंद थी। अब देखने लगा उसको उलट पलट के गेंद को। ऊपर उस मंजिल थी, 3 मंजिला। उसने सोचा कि शायद वहां से कहीं से आई होगी। तो पर उसने ये भी देखा कि वहां जितनी भी खिड़कियां दरवाजे थी ना, सब बंद थी। ऊपर जब उसने 3 मंजिला इमारत पर देखा और ऊपर तेज धूप आ रही थी। जितने भी उसके दोस्त के नाम थे सबके मन में उसने नाम दोहराए, दीपक वगैरह सभी के। पर आपको मेन कैरेक्टर का नाम याद रखना है। मेन कैरेक्टर हमारा है दिनेश, जो कि इस गिरमिच गेंद की ओर आया है। अब सोचता है अगर किसी ने खरीदी भी होगी तो ये गेंद दोपहर में कौन इसको फेंकेगा। फिर कहता है कि हो सकता हो गेंद कहीं बाहर से आई हो। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। वहां पर केवल 2-4 गायें दिख रही थी उसको, पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। और उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की जो गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई हैं, तो फिर कभी नहीं मिली हैं। तो एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जाकर पड़ी गिरी थी। इस तरीके की भी उसने दिमाग में चीजें उसके चली। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तो सुनेगा नहीं क्या? घर में आ जल्दी, बाहर धूप है बहुत तेज। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी जो चटाई थी उस पे वो लेट गया। सोचने लगा, ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर इकट्ठा करते थे। शाम को जब सारे बच्चे इकट्ठा हुए, दिनेश ने सबसे पूछा कि गेंद किसी की खो गई है क्या? तो अनिल ने बोला कि गेंद तो मेरी खो गई थी। दिनेश ने पूछा था और अनिल ने जवाब दिया, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 दिन पहले खोई थी। तो वो तेरी गेंद नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो तो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जता दिया। अब वो कैसे? दिनेश ने कहा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। छोटे बच्चे में होता है ना। वो ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू। अभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेता था। उस चतुर भी था बहुत। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। वो कह रहा, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि एक बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। अब जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी, ऐसे उसने बता दिया। अब दीपक बहाना बना रहा था, तो दिनेश को भी अच्छे से मालूम था। मेन कैरेक्टर दिनेश है इसमें। दिनेश अच्छी तरीके से जानता है कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रही हो और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। तो दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। ये मेरी और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा।
दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील इनका सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर फिर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद दूंगा नहीं, दिनेश ने कह दिया। ये दिनेश और उसके इर्द गिर्द सभी कैरेक्टर हैं। अब गेंद आ गई। दिमेक दिन जो दीपक था उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश को साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने ऐसा कह दिया। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती है। मेरा साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सब में ही ऐसी आवाज आती है। अनिल ने फिर से उसकी बात काट दी। गेंद जो है दिनेश को मिली थी। लड़ कौन रहे हैं आपस में? अनिल और दीपक। अच्छी बात यह है कि मैं तो सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का यही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसको ही मिलनी चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में हमने बताया। दिनेश अब तक तो चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में करो, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लो। और 5 मिनट के भीतर ही खेल स्टार्ट हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था और अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार करके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ये देख रहे हैं स्कूटर, ये आगे जाली बनी होती ना, ये देखिए यहाँ पर इसमें गेंद जा करके गिरी। उसको शायद पता भी नहीं चला स्कूटर वाले को, भागते हुए चला गया एकदम गेंद लेते हुए। बच्चे इसे पीछे से भैया भैया चिल्लाते रह गए। बच्चे पहले तो चिल्लाए पर जल्दी ये सब रुक गए और समझ गए स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। ये जो है वो सभी हंसने लगे और ये शांता कुमारी जैन जो है इनकी ये कहानी है। अच्छी कहानी थी, मजा आई होगी आपको। कुछ क्वेश्चन। दिनेश की माँ, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों पूछा उसने? चिल्लात बोली थी ना, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान क्यों मारी? गेंद ढूंढ रहा था ना। और बस माँ ने इसलिए का पूछा था क्योंकि बाहर लू चल रही थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी चैप्टर में क्लियर की। अब अगली कविता है आपकी, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट है, एक बादलों का, एक धूप की घड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। तो दामोदर अग्रवाल, कोई लाकर मुझे दे, इनकी जो है ये कविता है। अब अगला चैप्टर है हमारा, पापा जब बच्चे थे। ये कहानी टाइप की है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास हमेशा जवाब तैयार रहता था, मगर उनका जो जवाब है वो हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें ये भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया होता है तब शेर शोर जो है वो आपका खूब मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। तो अरे वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वो ठेले को लेकर के घूम भी सकते हैं, जितना मन हो चाहे उतना आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो पहले उसका मन बना चौकीदारी का, दोबारा उसका जो मन बना वो आइसक्रीम वाला का। और आगे पापा ने सोचा, मैं आइसक्रीम बेचूंगा, मैं खुद खाऊंगा, छोटे बच्चे को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। और पापा के माता पिता ने सुना कि आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें मजेदार लगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। ये आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था और असली डिब्बे थे। प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता है, कभी डिब्बों के नीचे चला जाता है। तो पापा ने पूछा, ये कौन है? तो उन्हें बताया गया कि ये सटिंग करने वाला है। जो रेलगाड़ी जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है।
रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमा करके ईंधन पानी भरा जाता है, इसको कहते हैं संटिंग करना। तो पापा को बताया गया, तो पापा को पता चला कि ये क्या बनेंगे, तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। तो तीसरा क्या आया, संटिंग करेंगे। फिर दोनों में कंफ्यूज हुए, पर पापा ने बाद में जवाब दिया, मैं संटिंग करने और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यहाँ पर उनसे पूछा गया दोनों कैसे। आइसक्रीम उन्होंने कहा मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाया करूंगा, वहां डिब्बों की संटिंग करूंगा। ठेला जो है मैं स्टेशन के पास वहीं खड़ा कर दूंगा अपना आइसक्रीम वाला। सब लोग फिर हंस पड़े। फिर पापा कहने लगे अगर तुम लोग हंसोगे तो मैं चौकीदार बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा भी आया कि उनको वायुयान चालक बनने की जो है वो सूझी। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने का सोचा। उसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। और लास्ट में इसमें लिखा है कि असल में जो बनना चाहते थे वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबी जो है उन पर भौंकते रहे। और एक बूढ़ी महिला जो है उन्होंने उनके सिर को सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरीके से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना सीख गए थे। एक से एक खतरनाक चीजें लिखी हैं इसमें। आगे उन्होंने ये भी सोचा कि कान कुत्ते के साथ अगर वो बैठेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे कान खुजाना। पापा उसके बाद जो है वो एक अजनबी फौजी को उन्होंने देखा। तो फिर उनसे पूछा, वो अजनबी फौजी ने उस लड़के से पूछा जो कुत्ता बन के नहीं आपका ऊपर दिखाया। तो पापा को देखने लगा, तो उन्हें कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा इसके बारे में तो तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वो सोचता ही रह गया। ये अफसर है, ये बालक है। वो उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई गई थी, पर अचानक ये बात समझ में आ गई थी पापा के कि रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो ये आपको लास्ट में एकदम अलग क्लियर कर दिया गया है। और इस बार कोई हंसा भी नहीं, पापा भी समझ गए कि यही सब कुछ सीख है। तो अलेक्सांद्र रस्किन करके, रस्किन आप देख रहे हैं, तो रस्किन जो है इनकी ये कहानी टाइप की है। जैसे क्वेश्चन है पापा ने जितने काम सोचे उनमें सबसे अच्छा काम तुम्हें कौन सा लगा, इंसान बनने वाला। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या काम करना है, कौन कौन कहता है क्या कहता है, वो सब लिख सकते हैं। अपने माता पिता से पता करो कि जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब अपनी अगली जो पंक्ति है वो है उलझन। ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा खास नहीं है, तो उसमें हमने कुछ नहीं बताया। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, और दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर उद्योग लगाओ। सबकी अपनी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। सुरेंद्र विक्रम। ये पंक्ति शायद किसी पेपर में आ चुकी है, आपको याद होगा। तो ये उलझन करके आपका किसी में आ चुकी है। सुरेंद्र विक्रम की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही खूबसूरत। अगला चैप्टर है आपका दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन जो है वो अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा आपने इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा इसको पहन लो।
इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। ये देखिए जमाल साहब नसरुद्दीन ऐसे दोस्त से मुलाकात करके बता रहे हैं। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, इन्होंने जो पहना है इसको भी ध्यान रखिएगा, अचकन इन्होंने पहन रखी है, वस्त्र है अचकन। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताने की जरूरत थी कि तुम ये अचकन तुम्हारी है? अरे भैया, तुम्हारा पड़ोसी ये सोच रहा होगा मेरे पास अपने कपड़े नहीं है। कैसे दोस्त हो यार तुम? फिर नसरुद्दीन ने भैया माफी मांगी, गलती हो गई दोस्त, अब ऐसा नहीं करूंगा। नसरुद्दीन जो है उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी ही है। पहले उसने कहा मेरी है, अब फिर से उसने ये कहा कि इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज हो गए, आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा कहा वैसे ही तो मैंने कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या तुम्हारा? उसके बारे में ना कहना ही तो अच्छा था। जमाल साहब ने समझा दिया। ज जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक और पड़ोसी मिल गया और नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ, और ये जमाल साहब और उन्होंने जो अचकन पहनी ना उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है। अब की फिर से उसने बोला, पर अब की क्या कहा? कहा मैं चुप ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है। अब फिर से भैया कुछ कहने लायक ही नहीं बचा और चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। तो 3 बार जो है आपने देखा इसमें, जिसमें पहली बार कहा जो इन्होंने अचकन पहनी वो मेरी है, एक बार कहा कि जो अचकन पहनी ये इनकी ही है, और एक बार जो कहा है कि जो इन्होंने अचकन पहनी उसके बारे में मैं कुछ भी कहूँ वो चुप ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से 3 चीज़ें आपको देखने को मिली। 2 कैरेक्टर थे, एक नसरुद्दीन और एक आपका जमाल साहब। घड़ों पानी पड़ना ये जो मुहावरा है इसका मतलब होता है लज्जाहीन। लज्जा कहते हैं ना कि लज्जा आ गई। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब कोई चीज मुसीबत आ जाती है उस संदर्भ में। बहुत ही बड़े व्यक्ति को बहुत तिनका सहारा दिया है तो ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद, ये तो बेसिक बेसिक है, वैसे आप देख ही सकते हैं। और ये अचकन वर्ड याद रखिएगा जो नसरुद्दीन जो है वो निकाल कर लाए थे। तो भड़कीला जो यहाँ पर शब्द है वो आपका विशेषण है। अगला चैप्टर आपका है नसरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दी। तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला जो है वो नहीं है, कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूं ना तो निशाना जो है वो साधता हूँ, और तीर छोड़ता हूँ तो शू करके सीधे निशाने पर तीर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं आया, उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। चैप्टर का नाम आपका ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन का निशाना। तो आगे क्या है, नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना इस लक्ष्य पर। देखते हैं तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। अब नसरुद्दीन भैया फंस गए। उन्होंने डोरा खींचा, निशाना छोड़ा, शू करके तीर निशाने पर जो है वो नहीं लगा, बल्कि तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा हा करके सब हंसने लगे, कह रहे यही है तुम्हारा बेहतरीन निशाना। ऐसे करके देखो दोस्त सब हंस रहे हैं नसरुद्दीन पे। तो उसने कहा, नहीं नहीं हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाते हैं। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, फिर से चलाया, और तीर जो है इससे तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी चूक गया। फिर दोस्त जो है हंसने लगे, कहा, नहीं नहीं ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो सेनापति का निशाना था। अब एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन नंबर आएगा? इतना सुनते ही सब हंसने लगे फिर से। तो वो चुपचाप फिर से तीर उठाया, फिर से लगाया, और अब की आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे, क्योंकि तीर जो था वो ठीक निशाने पर जो है आपका लगा था। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। तो नाव चलाओ नाव बनाओ, ये अगली हमारी पोयम है, कविता है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, और भर
फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले जाओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदो, लहर लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गड़ती, नाव तेरे मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते हैं, मेरे क्या बस का, क्यों फिर भी यह किसके बस का, खोट सभी बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। हरि कृष्ण दास गुप्त जी की ये कविता है। अब इसमें क्वेश्चन करना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टोरी में तो समझ में सारी चीजें आ जाती, पोयम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे भैया ने क्या बहाना किया और क्यों किया। तो भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि भैया जो है इन्होंने क्या बहाना किया। आगे, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो रंग बिरंगे जो कागज से बनी नाव है, वो आपकी जो है वो आगे बढ़ रही है लहरों से लड़ते हुए। नाव को लेकर के बात की गई है। अगला है आपका, किसकी गुल्लक भारी है किसकी गुल्लक हल्की है। ये लिखा है ना, गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो भैया की गुल्लक भारी है, बच्चे की गुल्लक हल्की है। तो वही यहाँ पर है कि किसकी गुल्लक भारी है, तो भारी जो है वो भैया की है, ऐसे करके। और जो हल्की है वो बच्चे की गुल्लक है, ये ऐसे करके। बाकी यहाँ क्रिया को भी बताया गया है कि रिमझिम में तुमने पढ़ा था, बनाना काम वाला शब्द होता है, काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, वो तो आप जानते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है दान का हिसाब। एक था राजा, राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपया खर्च करते थे रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते थे रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि इनका आदर नहीं होता था। इसलिए ना ही गरीब आते थे, ना दुखी आते थे, ना विद्वान आते थे, ना सज्जन आते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। राजा ने क्या कहा, भैया ये तो भगवान की मार है। लोगों ने कहा, भैया राज भंडार से हमारी जो है वो सहायता करो, इससे लोग जो है दूसरे देशों से अनाज जो है वो खरीद कर अपनी जान बचा पाए। राजा ने क्या कहा कि आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल भूकंप आ जाएगा, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं। इस तरह सभी की सहायता अगर मैं करता रहा तो राज भंडार हो जाएगा खत्म, मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। ये सुनकर सब जो है वो निराश होकर लौट गए। धीरे धीरे लोग जो है वो भूख से मरने लगे। लोग गए और उन्होंने कहा राजा से, राजा जी सिर्फ 10,000 रुपए जो है हमें दे दो। दुहाई लगाई लोगों ने। राजा ने कहा कि 10,000 रुपए तुम कम समझ रहे हो क्या, इतने कष्ट से जीवित रह के भला लाभ क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में ऑलरेडी हैं, जैसे धन का सागर हो। उनमें से एक आध अगर लोटा ले जाने से महाराज का क्या भला नुकसान हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर महाराज हैं, ये जो है वो दया की भीख मांग रहे हैं। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, कितना पैसा तो है डेली डेली मनोरंजन वस्त्रों इनमें सजावट में, इन सब में खर्च हो जाता है। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन दे दिया जाए जरूरतमंद को, तो भैया लोगों की जान बच जाएगी। अब ये सुनकर राजा भैया हो गए क्रोधित। गुस्से से बोला कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहा है, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं या तुझे चाहे चल तल कर खाऊं। ऐसे मुझसे बहस करोगे ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो राजा का क्रोध देखकर वहां पर सब जो है वो चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 200 रुपये होते तो एक बार मैं सोच भी सकता था, और वो भी पहरेदार की खुराक 2-3 दिन कम कर देता, ये नकम वो भी पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा ना। एकदम 10,000 मांगने चले आए हैं। इन लोगों के कारण नाक में दम हो गया है, इन लोगों के छोटे लोगों के कारण। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग हू ह कर कर रह गए, पर वहां जो बैठे थे लोग उन्होंने भी सोचा कि भैया राजा ने ठीक तो नहीं किया। फिर 2 दिन बाद वहां पर एक बूढ़ा सन्यासी जो है वो राज्यसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुन करके आया हूँ। राजा को आशीर्वाद देते हुए उसने कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुन के आया हूं, पर सन्यासी की भी इच्छा तो पूरी कर दें। अब अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा बता तो चले तुमको क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो मिल भी जाए। मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी ने कहा, मैं को धन की क्या करूंगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका डबल लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन 3 गुना, और इसी प्रकार तीसरे दिन का दुगना।
मतलब तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरीके से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा कोई यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे ये तो असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे, अब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा दिमाग लगा रहे हैं। तो सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दोगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी ने जैसे कहा है वैसे उसको राजकोष से भिक्षा दे दी जाए। डेली उसी तरीके से उसको पैसे दिए जाने लगे। फिर हिसाब किताब लगा करके देखा गया कि काफी धन जो है वो निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान देते नहीं है। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा कि वाकई ये बात तो पहले ध्यान में नहीं आई, मगर अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि महाराज का हुक्म तो आप बदल नहीं सकते हैं। जब महाराज को बताया गया, महाराज ने कहा अभी से इतना धन चला गया 20-30 दिन में, तो फिर पता नहीं क्या होगा। पूरे 20 दिन तक के लिए कहा था ना, तो पूरा हिसाब तो नहीं किया है। तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, मंत्री ने कहा। भंडारी जो है वो हिसाब करने बैठ गया और बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगा। जब पूरा हिसाब जोड़कर बताया तो 10,48,575 रुपए जो है वो आपका निकल करके आया। मंत्री को गुस्सा आ गया। वो बोला, मजाक कर रहे हो क्या? यदि सन्यासी को इतना रुपए दे देंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही ने हिसाब देख लीजिए ना खुद। ये देखकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। अब हिसाब देखकर मंत्री जी को तो चक्कर आ गया। राजा को बताई बात कि भैया राजकोष तो खाली होना है। राजा ने पूछा, वो कैसे? मंत्री बोले, महाराज जी, सन्यासी को जो आपने हुक्म दिया था ना, उसी को लेकर के। मगर ये पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष में करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। अब राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए दान देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों हो जा रहे हैं? तो फिर भंडारी को बुलाया गया। भंडारी ने ये पूरी लिस्ट दिखाई। देखिए ऐसे कि पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4, तो जस्ट डबल होता है। 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, ऐसे ही करके आपका पूरे 20वें दिन देखेंगे तो ये आपका टोटल 5,24,288 तक पहुंचेगा। और इसका टोटल जो है वो आपका यहाँ 10,48,575 करके आपको देखने को मिलेगा। सन्यासी को लोग बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी आज ऐसे आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। वैसे एक समझौता करके मुझे एक वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राज कैसे चलेगा? अब सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, मैं इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50 रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए। जैसे ही वो रुपया मुझे मिल जाएगा, मैं समझूंगा मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब राजा ने कहा, परंतु उस दिन तक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। एक मांगने आया था ना स्टार्टिंग में। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी भैया अब अपने वचन पर डटा रहा। और 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद राजा जो है उसकी जान बची। तो इस तरीके से पूरे जगह खबर फैल गई कि हमारे जो महाराज हैं वो कर्ण जैसे ही दानी हैं। ये यहाँ लास्ट में लाइन लिखा है, सुकुमार राय की जो है ये आपकी कहानी है, सुकुमार राय की। राजा जो है वो किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था? भैया पैसा इकट्ठा करना उसको था, और लोभी भी टाइप का था। लेकिन दान उसको पसंद नहीं था, ये कह सकते हैं। राज का दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि राजा को हटाना ऐसा आसान काम थोड़ा नहीं है। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? वही सब कहानियों पर बेस्ड आपसे ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो केवल एक प्रोफार्मा दिया गया है। लगभग आधा सफर हमने तय कर लिया है पूरी किताब का, यानी 8वें चैप्टर पे पहुंच गए। इसके जस्ट शायद डबल चैप्टर हैं आपके। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका सभी का वीडियो पर बनता ही है। और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो चैप्टर का नाम है, यानी कविता का नाम है, कौन करके। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। और कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जाता, कुतर जूता है जाता। और कभी खलीता पर बन जाती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो इस तरीके से है
आगे कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर का भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर 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 करता इधर उधर, ढूंढा करते छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चा इसका नाम बताओ, कौन सरूर शरारत ये करता। तो सोहन लाल द्विवेदी जी की जो है ये पंक्तियां हैं। और ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कुतरने की बात हो रही है, तो ये सब चूहा ही करता है। तो ये आपको जो पंक्ति है कौन करके, इसका आंसर तो यहाँ पर मिल गया होगा। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि वो कहाँ गया शरारती जीव, तो हर जगह, अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, जूता चप्पल जूता रखने के स्थान पर। किस तरीके की जो चीज है उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो वहां पर अनाज, कपड़े, जूते चप्पल, किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है। तो किताबों का नुकसान सबसे बड़ा होता है, क्योंकि किताबें बहुत ही बहुमूल्य होती हैं, वो आप याद रख सकते हैं। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तो ये तो चूहे, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, चूहे की शैतानियों को लेकर के बात की गई है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि ये कौन कहानी से किसकी बात की गई है, चूहे, बंदर, बिल्ली, ऐसे करके बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगला है चैप्टर नंबर 9, स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना जो है वो बन रही है, पर उसे कोई कुछ बताता नहीं था। वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। ये धनी इसका नाम है, स्वतंत्रता की ओर। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। जो चैप्टर के नाम इतने अभी तक हो चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ। हम किस पे पहुंचे हैं अभी, स्वतंत्रता की ओर पे पहुंचे। 9, 10, 11, 12, 13, 14 अभी इतने रह गए, मतलब आधे लगभग हमने देख लिए हैं। और इसके अंतर्गत भी हैं कुछ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मनी मन यही गड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में ठहरते तो चरखों पर जो है वो खादी जो होता है ना उसका सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना, इस तरीके से। धनी को उससे बात करना सबसे अच्छा लगता था। वो कौन है, वो है आपका बिन्नी, आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और उससे बात करना अच्छा लगता था। तो बिन्नी यहाँ पर एक बकरी है। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिला करके उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। धनी धनी को भूख लगी थी, तो कूदती फांदती बिन्नी को लेकर के वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी, कमरे में से धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा, कहाँ यात्रा? तो धनी ने जो सवाल किया, समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। धनी फिर जो है सब्जी की जो क्यारियां हैं उनकी तरफ निकल गया, जहां पर उनके चाचा थे, बिंदा चाचा। वो धनी उनके पास बैठ गया और, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। पूछने लगे यही धनी कि कौन जा रहा है और यही सब क्यों जा रहे हैं। बिंदा ने जो है वो खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को जो है वो बांध करके आओ, जो उसकी दोस्त थी, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब धन्नी जो है वो बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के एक नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर उसने बताया कि वो दांडी नाम की एक जगह जो है वहां पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और दांडी पहुंचकर वो नमक बनाएंगे। उसने पूछा, नमक क्यों बनाएंगे, वो तो दुकान से खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो किसी चीज के विरोध में यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। गांधी जी पहले तो बताया कि वो भारत के स्वतंत्र हो जाए उसके लिए खिलाफ लड़ सके, और नमक को लेकर विरोध कर रहे थे, उसका कारण ये बताया, नमक पर जो है वो कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, तो धनी हैरान हो गया, टैक्स देना पड़ता है, ये तो भैया अन्याय है सरासर। ये आप देख भी सकते हैं महात्मा गांधी जी के साथ और सभी को। भारतीय जो है वो नमक नहीं बना सकते हैं, मनाही है। पहले जो है महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कर हटाने को लेकर के, टैक्स हटाने को लेकर बात कही, पर वो माने नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम खुद ही दांडी चलकर जाएंगे, समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलकर गए थे और
धनी ने कहा तो फिर वो पैदल की जगह ट्रेन व्रेन से क्यों नहीं चलेगा, 1 महीने तक पैदल चलने से अच्छा। तो उन्होंने कहा यदि वो इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएँगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो आएगी और रेडियो पर रिपोर्ट आएगी, पूरी दुनिया के लोग जान पाएँगे कि अपनी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे हैं। अब गांधी जी ने बड़े ही अक्लमंद है ना, फिर ये वहाँ से चला गया, अपने पिताजी से पूछा कि आप यात्रा पर जा रहे हैं कि नहीं माताजी से? तो बताया उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। अपने पापा से वो बात करने लगा। उसने कहा अरे मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब धनी के पिता ने समझाया कि उन्हें गांधी जी ने खुद चुना है। इसने कहा ठीक है, मैं खुद ही महात्मा गांधी जी से बात कर लूंगा। अब वो इतने बिजी रहते थे, उनके पास इतना समय नहीं होता था, तो इसलिए वो सुबह आश्रम में जो है वो पैदल घूमते थे। उस समय वो पहुंचा वहां पर वो गौशाला में गायों को देख रहे थे। तो फिर वहां जहां पर वो चरखा जो है वो काट रहे थे, धनी को वहां पुकारा कि आओ बेटा, यहाँ आओ, तुम्हारा क्या नाम है? धनी बापू, और ये तुम्हारी बकरी है, ये साइड में पिक्चर देख सकते हैं। जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा। उसने कहा कि तुम सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, धनी ने कहा। धनी थोड़ा घबराया, और क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुरा दिए। अभी तुम छोटे हो बेटा, तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ जा पाएंगे। आप भी तो नौजवान नहीं है, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी जो है वो अड़ गया। फिर गांधी जी कुछ सोच कर बोले थोड़ी देर बाद, अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो जो बिन्नी बकरी है उसको कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत आ जाएगी। ये भी बात ठीक है, ये कहने लगा बिन्नी। बिन्नी जब ही खाती है तब मैं खिलाता हूँ उसको। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने ऐसे उससे पूछा। तो उसने कहा जी बिल्कुल, हाँ करूँगा, और इस प्रकार से ये चीज़ें उन्होंने समझा दी। तो सुमित्रा सेन गुप्ता जो है अनुवाद मनीषा चौधरी ने इसका किया है। इस प्रकार से ये पूरी यहाँ पर लेख टाइप का समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है आपका 10वां, थप रोटी थप दाल। ये लिस्ट है आपकी पूरी, जिसमें आपका अगला चैप्टर है 10वां, थप रोटी थप दाल। इसमें 2 कैरेक्टर स्टार्टिंग से दिखाए गए हैं, मुन्नी नीना करके। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे, मुन्नी ने ऐसा कहा। नीना ने कहा हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लेते हैं ताली बजाकर। ताली बजाकर बुलाएंगे नहीं, मतलब ये बोलती है ताली बजाते हुए कि चलो उन लोगों को भी बुला लेते हैं, कहते हैं ना छोटे बच्चे खुश होते हैं। तो फिर, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ ये ठीक है मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देखो देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करेगा। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। तो अब इनसे आग तक नहीं जलेगी, तब मजा आएगा। तो चुन्नू कहता है तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते हैं? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बना करके दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो मुन्नी जो है वो, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है मैं बिल्ली बन जाता हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें जो है वो खाऊंगा। ये नीना बनी है। तो इसमें अभी तक 3 कैरेक्टर, 3-4 देखने को मिले, नीना, तरला, मुन्नी, टिंकू, इस तरीके से, और चुन्नू करके भी। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको मेन मेन कैरेक्टर पर ही फोकस करना है, क्योंकि इतना फिर याद करेंगे तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे। यहाँ पर जो है वो मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं, वो जो मट्ठा निकाला जाता है उसको लेकर के। और मुन्ना जो है, मुन्नी कहती है वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मट्ठा या मीठा या खट्टा? सरला कहती हैं क्या देखोगे इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, ये लो चुन्नू टिंकू आए, क्या ये तरकारी लाए? चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी है करारी भूख। मुन्नी मुंह लटमटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, पहले तुम आग लग जलाओ और फिर हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ जल्दी जल्दी से दाल पकाएं, जो बढ़िया हैं उनको भी स्वाद जो है वो चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए जो आंसू पोंछने का काम अभिनय करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इसमें यही बताया गया कैसे रोटी वगैरह सब पूरा बनाने का प्रोसीजर है। यहाँ पर टिंकू ने बढ़िया जो है वो पकाई,
चुन्नू ने दाल पकाई, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल, लड़कियां थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। इस तरीके से आपको दे रखा है। आगे ये भी चीज आपको समझना है कि ये पूरा एक रंगमंच टाइप से चल रहा है। ये पंक्तियां दो बार आई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आगे आकर बैठ जाते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। आगे भी इस तरीके से चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। जैसे एक बिल्ली बना था कैरेक्टर, उसकी बात की गई, तो हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए आखिर में लिखा है पर्दा गिरता है, और रेखा जैन की जो है ये इस प्रकार से अभिनय कराया गया है। अब इसमें क्वेश्चन से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो यहाँ पर बच्चे हैं वो आपका थप शब्द से लगता है कि किसी तरीके की आवाज है। यहाँ पर रोटी और दाल बनाने का अभिनय किया जा रहा है, इसलिए थप रोटी थप दाल इसका नाम रखा गया है। क्लियर है? इसके बाद इसमें थप रोटी थप दाल में लिखा है थप शब्द से क्या लगता है, किस तरीके की आवाज है। अभी मैंने बताया कि लगता है, वैसे इसमें क्वेश्चन नहीं, इसमें तो थप आवाज ही को लेकर बताया गया है। जैसे टप खट ये सब आवाज होते हैं। यहाँ बताया गया और कौन कौन से खेल हो सकते हैं, कबड्डी पकड़म पकड़ाई फुटबॉल कैरम बोर्ड, इस तरीके से। यहाँ पर लिखा है कि नीना चुन्नू और टिंकू से दाल क्यों बनवाना चाहती थी। वो इसलिए दाल बनवाना चाहती थी क्योंकि उनको मालूम था लड़के हैं, इनसे दाल तो बनेगी नहीं, आग तो जला नहीं पाएंगे, तो दाल बनाना इनसे परेशानी होगी, तो इनका मजाक उड़ाना चाहती थी, इसलिए वो दाल इन दोनों से बनवाती हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों ने खाने पीने को की चीजें छीके में क्यों रखी, क्योंकि इनको कोई चुरा ना ले जाए, क्योंकि एक कैरेक्टर बिल्ली बनी थी ना, तो वो उसको चुरा ना ले जाए। चुन्नू ने दाल की पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वो लड़कियों को चढ़ाना चाहते थे। जैसे घर में कोई चीज जो है वो बनता है ना खाना, तो हम कहते हैं अच्छा नहीं बना है, नमक कम है, उस तरीके से चिढ़ाना। चैप्टर हमारा है पढ़क्कू की सूझ करके। इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। इसमें बताया गया एक पढ़क्कू बहुत तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ ना कोई बात ना कोई नई बात गढ़ते थे, तो जहाँ कोई वहाँ बात नहीं भी होती वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिन चलाए, कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद या कैसे, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता रहता है, घूमता खड़ा हो या पागुर करता। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी क्या पड़ी है। इस तरीके से तर्कशास्त्र जुगाली पकड़ करके लिखा हुआ है। जब तक यह बसती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, जब बसती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, कहाँ पड़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मतिरंग की बातें समझ सकोगे थोड़े, मतिरंगनी मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ के अड़ जाए, भले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम क्या पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहाँ इस वहीं इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बहुत ही फेमस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको लेकर के किसने लिखा है। पड़क्कू की सूझ को रामधारी सिंह दिनकर ने। यहाँ पर क्वेश्चन में एक लिखा है तीसरी कक्षा में रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता मिर्च का मजा भी है, ध्यान रखिएगा। पूछा है वही गया है कौन सी तुम्हें अच्छी लगी, तो जो भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर मजा है, तो आप लिख सकते हैं पढ़क, सोच सकते हैं, लिख नहीं, कि पढ़क्कू की सूझ जो है वो कविता ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़क्कू तर्कशास्त्री है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल के जो मालिक हैं उनसे मूर्खता पूर्वक सवाल करता है। इसमें कविता काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है, वो यहाँ लिखा है। मेहनत के मुहावरों के लेकर बात की गई है। जैसे दिन रात एक करना मतलब होता है ना, वार्षिक परीक्षा में आप कर देते हैं। पसीना बहाना मतलब खूब मेहनत करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना तो आप जानते ही हैं, सफलता को लेकर। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा? क्योंकि पढ़ता बहुत था, दिन रात पढ़ा करता था। तुम कौन सा काम खूब मन से करते हो, तो उसके आधार पर पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। जैसे गप्पे मारना आप कह सकते हैं इसमें। थोड़ा सा सारांश में भी इस कहानी को समझा देते हैं, कविता को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके राइटर इम्पोर्टेंट हैं आपके, जिनका नाम आपको मैंने बताया, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि एक पढ़क्कू व्यक्ति था और तर्कशास्त्र पढ़ता था, बहुत तेज था, पर वो कोई बात
तो उसको खटकी वो ये थी कि जो बैल होता है, कोल्हू में आपका चलाया जाता है ना बैल, तो बिना चलाए वो कैसे घूमता रहता है, ये उसको गंभीर विषय लगा। उसने मालिक से पूछा, तो मालिक ने उसको तरकीब बताई कि उसने पहले पूछा कि बिना देखे आपको कैसे पता चल जाता है, तो कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? तो मालिक ने जवाब दिया कि तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो, जब तक ये घंटी बजती रहती, जब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज आना बंद हो जाती है, मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। इस पर पड़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है क्या कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए, तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी ना निकले? तो मालिक हंस कर पड़क्कू से बोला, जहां से तुमने ये ज्ञान सीखा है ना, वहीं जाकर इसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक अर्थशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। तो मतलब कहने का है कि व्यंग्य यहाँ पर जो है वो किया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, सुनीता की पहिया कुर्सी। अगला चैप्टर है सुनीता की पहिया कुर्सी। अब यहाँ पर इस चैप्टर पर हम पहुंच गए हैं 12 नंबर। इसमें बताया गया, सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी, कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही रही, फिर सोची कि आज उसे क्या क्या करना है। फिर ध्यान आया बाजार जाना है, और बाजार जो है अकेले, पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। टांगों को उसने हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया, फिर पहिया कुर्सी तक जो है यहाँ पर बढ़ी। तो मेन है टॉपिक ही पहिया कुर्सी। फिर पहिया कुर्सी इधर उधर चलने फिरने के लिए वो यूज करने लगी। फुर्ती से वो काम निपटाना चाहती थी, कपड़े बदलना, जूते पहनना, उसने खुद ही अपने कई तरीके निकाल लिए थे, शॉर्टकट तरीके। यहाँ से जैसे इसने कहा कि माता वो काम कर दो, बोतल पकड़ा दो ऐसे अचार की, पर उन्होंने माता ने कहा कि तुम खुद ही उठा लो। तो आगे चल के यह बताया गया कि सुनीता खुद अचार ले आई। अब पूछती, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है। पर तुम क्या अकेले संभाल लोगी? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। सुनीता थोड़ी दूर रुककर रस्सी कूदते खेलते बच्चों को देख रही थी, खुश हो रही थी। खेल के मैदान में उसको एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुला रहे थे, चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था। सुनीता को ये अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी। और जो खेल के मैदान में छोटी लड़की उसको दिख रही थी, सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के पास खड़ी मिली। उनकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। ये लड़की है, और ये इस जो व्हील चेयर है इसको लेकर के इससे पूछ रही है। पर जैसे इसने जवाब ये देने ही वाली थी कि इनकी माँ ने इसको खींच लिया, चलो यहाँ से हटो, दूर हटो। इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर के कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। एक टाइम आया जहाँ उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, उसके लिए मुश्किल था, और जिसको छोटू कहकर चढ़ाया जा रहा था, वही उसके सामने लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के का नाम जो है वो अमित था। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? सुनीता ने राहत की सांस ली और पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कर दिया। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित का धन्यवाद दिया। अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी जो है वो मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा कि मैं अपने दूसरों की तरह खुद सामान ला सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर चले गए। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने ऐसे कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने ऐसा कहा, जो छोटू लड़का था। और इस कुर्सी में भला ऐसा क्या खास है? सुनीता ने कहा, मैं तो बचपन से ही इससे चलती हूँ। अमित ने पूछा, तो फिर इस पे बैठती हूँ क्यों? कहते, मैं पैरों से चल नहीं सकती हूँ, इसलिए बैठती हूँ। अमित ने अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा कि मैं सारे काम कर सकती हूँ। उसमें हामी भरी कि हाँ, तुम सारे तो काम कर सकती हो। नहीं, सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चे जैसे ही हैं। ऊपर उसने एक बात ये भी कही थी कि पर मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, काम हम सब कर सकते हैं, पर जिस तरीके से तुम अलग हो, मैं भी अलग हूँ, मैं छोटू हूँ और तुम्हारे पैर चलने में तुम्हें दिक्कत है। फिर जब ये लोग लौटने लगे, वहां फरीदा इनको फिर से मिली। फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसकी जो पहिया कुर्सी थी, इस पर जो है वो खट से चढ़ गई, कुर्सी के पीछे। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गए। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। इस तरीके से हमारी ये कहानी समाप्त हो गई।
सुनीता को लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो पहिया गाड़ी थी ना, उसकी वजह से। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्योंकि उसने ये देखा ना कि उसने जो चीनी की थैली थी उसकी गोद में रख दी थी उसको देने की बजाय। इस तरीके से। अगला चैप्टर हमारा है हुदहुद करके। हुदहुद में हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 कि हुदहुद को कलगी कैसे जो है वो मिली। यहाँ पर एक बार सुलेमान नाम के एक बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने कूड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी। धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले जो गिद्ध होते हैं ना, उनसे उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। कौन कह रहा है? सुलेमान नाम का बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे जा रहा था। उसने कहा गिद्धों से कि तुम भैया मेरे को छाई दे दो। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद भेंट हुई हुदहुद के मुखिया से। सुलेमान ने उनसे भी हेल्प मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुद को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर तुम तो चतुर अधिक हो, और तुम जो है सबने मिल करके जो है हमारी मदद कर दी, सहायता कर दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा कोई हो तो मैं पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद महाराज ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। अब बादशाह हंसे और बोले मुखिया इसका फल क्या होगा? क्या तुमने ने सोच लिया है? ये तुमने पक्का सोच लिया है तुमको यही चाहिए? तो मुखिया बोले हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके ही वर मांगा है। अब सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुद के सर पर सोने की कलगी निकल आई। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इस सोने की कलगी निकल आई। अब लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वो हुदहुद के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मारकर सोना इकट्ठा करने लगे। अब हुदहुद का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा, बोला इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा मैंने तो शुरू में ही कहा था, तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुद के सिर पर परों का ये कलगी शोभा पा रहा है, ताज टाइप से। बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। हुदहुद जो है एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? इसके सिर की कलगी। सिर की कलगी जो होती है हुदहुद के, ये जो देख रहे हैं कितने सुंदर पंख हैं, ये होती है सिर की कलगी। वैसे तो इसे इसे समेटे रहते हैं पर इसे किसी तरह की आवाज होती है तो ये चौकन्ना होकर परों को जो है ये फैला लेते हैं, वैसे ही सिकोड़े रहते हैं। ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे जो है वो लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी पढ़ी। और हुदहुद का सारा रंग, शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर इसके सारे काले और सफेद होते हैं। सिर के दुम का जो भीतरी हिस्सा होता है सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली लंबी और तीखी होती है। चोंच से आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए जो कीड़े होते हैं उनको निकाल सकता है। तो इन्हीं की सब है। बाकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। और शायद इसलिए कहीं-कहीं से हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाई जाती है। लास्ट चैप्टर पर हम पहुंच गए हैं, मुफ्त ही मुफ्त। इसके अंतर्गत ये 2-3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फिर हमारे पूरा 4th क्लास समाप्त हो जाएगा। तो गुजराती लोक कथा करके यहाँ हेडिंग लिखी हुई है, मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू वेन इससे कहा। अपने कंधे उचकाकर बोली खाना तो है, जाना है। एक समस्या और ये भी थी कि भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बोन बोली हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करूं क्या ना करूं। मगर नारियल खाने की उनकी जो ललचाया ना मन उनका, वो जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल बिक कितने में रहा है। जूते पहनकर तुरंत छड़ी वड़ी उठा करके निकले और कितने का नारियल है पूछा वहां जाकर पहुंचकर। तो बस 2 रुपए में है काका। 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैला कर कहा बहुत ज्यादा नहीं है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, लेना हो तो लो वरना जाओ। तो कह रहा है, भीखू भाई बड़बड़ाए, कह रहे अच्छा 1 रुपए में कहाँ मिलेगा वो बताओ, बाकी और ना जानो तुम।
यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, मंडी है, वहां शायद मिल जाए। तो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया और मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, वहीं पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने नारियल पूछा, कितने में दोगे? तो सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। अब नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया। माफ करो काका, 1 रुपए में नहीं दे पाएंगे, बंदरगाह वहां पर है, वहां चले जाओ, वहां तुमको मिल जाएंगे 50 पैसे में। अब भीखू भाई कह रहे हैं कि चलो भैया, 50 पैसे में वहां मिल रहा है तो चलो वहीं चलते हैं। फिर इन्होंने बड़ा सा रुमाल निकाला, मुंह पोंछा और चलते चले गए। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? तो ये तो काफी अच्छे लगते हैं काका ने, ये कोई प्रश्न पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। अब 50 पैसे, भीखू भाई मानो हैरानी से हक्का बक्का हो गया। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, तुम्हें 25 पैसे दूंगा, लेओगे कि नहीं? नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे पास कोई और सौदा वादा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां जाके ले लो। पहले भेजा था उसने कहा, नॉर्मल दुकान से मंडी में, फिर मंडी से वो कहाँ गया, तो वो डायरेक्ट नाव वाले के पास। आपने देखा, पहले 2 रुपए, फिर 1 रुपए, फिर 50 पैसे, ऐसे करके वहां मिल जाएंगे। कहाँ कह रहा है कि नारियल के बगीचे में ही सीधे चले जाओ। अब भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया कि इतनी दूर आए हूँ, चलो भैया थोड़ा और चल लेते हैं, दोगुना ज्यादा चलना पड़ेगा पर 4 आने भी तो बच जाएंगे। अब नारियल के बगीचे में पहुंच गया, वहां माली को देखकर उससे पूछा, नारियल कितने में दोगे? अब भैया माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक है, कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए हैं, पैर थक गए हैं, अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। सोचिए कैसे धीरे धीरे घटता चला गया, मैं कितना थक गया हूँ। अब भीखू भाई की बातें सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए तुमको? तो यहाँ रहा पेड़ और वो रहा नारियल, देखिए ऊपर है, वो भीखू भैया लटके हुए हैं ऊपर। ये रहा नारियल, वो रहा पेड़, चढ़ जाओ, कोई कमी नहीं है नारियल की। पैसे तो मेरी मेहनत के लगते हैं उसको ऊपर से नीचे तोड़ने में। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले नहीं समाये। मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया, कहने लगे। जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। उसके बाद भीखू भाई ऊपर पहुंच गए, वहां टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए पैर फिसल गया भैया उनका, सीधे नीचे आ गए। ये देखिए यहाँ पर भीखू भाई पड़े हुए हैं, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। अरे माँ, अब मैं क्या करूं? इस तरीके से चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम जानो, तुम्हारा नारियल जाने। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ भीखू भाई, जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट का पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट का हरे हरे पत्ते खाने नजर आने लगे, तो ऊंट जैसे पत्ते खाने के लिए ऊंट आगे बढ़ा, ऊंट ने गर्दन अपनी झुकाई और लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वहीं आदमी पीठ ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक और घुड़सवार आया। इसमें अरे संभोल जी, छो करके ऐसे बुलाए गए। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई ले गई, वो लटका हुआ है ऊपर पेड़ पे। अरे मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन कौन कहता कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। फिर से वही हुआ कि घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और घोड़ा चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए जो है वो देखा। तो एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते हुए नारियल के पेड़ से दिखे। काका काका, कस के पकड़े रहना, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा अब। तो उसने कहा कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा काका काका। अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। और 100 200 रुपए, बाप रे बाप, इतने 100 रुपए, 300 रुपए। और भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना
सारा पैसा खुशी से उसने अपने दोनों भावों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। और जो लटके हुए थे एक के नीचे, और धड़ाम से तीनों जमीन पर आकर के गिरे। इसमें घुड़सवार था, ऊंट वाला था और भीखू भाई था। मेन कैरेक्टर भीखू भाई है। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल भी उनके सिर पर आकर के फूट गया, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ये थी ममता पांडे, अनुवाद संध्या राव जी का। ये जो है इनकी कहानी। अब इसी के ही अंदर देखेंगे तो बजाओ खुद का बनाया बाजा और आंधी करके दे रखा है। ये और देख लेते हैं, बजाओ खुद का बनाया बाजा। पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखे बनाए, ग्रीटिंग कार्ड बनाए, तो वही यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है, केवल बना करके कैसे बाजा बजा सकते हैं, नगाड़ा बना सकते हैं, इस तरीके से यहाँ बताया गया है। और इसी प्रकार अगला जो चैप्टर है आंधी करके, उसको देखते हैं। इसमें क्या है, तो रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई, मुन्नू सोया अप्पा सोई, अब्बा सोए, अम्मी सोई, आधी रात हुई सब सोते, खर खर खर्राटे भरते, चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गर्द गुब्बार उड़ाती लाई, चली हवाएं सुर सुर सुर, कागज उड़ गए फुर फुर फुर, खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के, बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट, खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा, आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया, टीन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए, साखें टूटी तड़ तड़ तड़, बादल गरजे गड़ गड़ गड़, बिजली चमकी चम चम चम, बूंदे टमकी टपकी कम कम थप थप, लेकिन थम थम, लेकिन यह बूंदे कैसी, पट 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 ओले जैसी, इस्माइल मेरठी जो है इनका इस तरीके से ये पंक्तियां हैं, पोयम टाइप की है। तो पूरा हमने कोर्स खत्म कर लिया। क्लास 4 का 5 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंग्लिश का शॉर्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश वैसे अभी तक आपको स्टार्टिंग के शिफ्ट में देखने को मिली थी। बाकी आप में केवल इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी पर फोकस आपको करना है। बाकी इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हम शॉर्ट में करा चुके हैं, हिंदी 5th क्लास पूरा करा चुके हैं, और 4th क्लास इस वीडियो में हमने पूरा देख लिया है। इसका कोई पार्ट नहीं होगा, एक ही वीडियो में पूरा 4th क्लास हमने कवर किया है और कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके बाद आपकी पूरी समझ बन जाएगी, इतना यहाँ पर मेरी गारंटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 3rd क्लास भी हम आपको करा देंगे, बस वीडियो लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। एक वही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है और हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। जो पीडीएफ वगैरह है, जो भी जिससे रिलेटेड होती है, हम वहीं पर डायरेक्ट भेज देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।